गुड मॉर्निंग। वेलकम टू फास्ट ट्रैक बैच। लास्ट लेक्चर में हमने ब्रांच अकाउंट का एक क्वेश्चन करना था। तीनों मेथड कर लिए थे डिपेंडेंट ब्रांच के। स्टॉक डेटर मेथड भी हो गया था, स्टॉक एंड डेटर भी हो गया था और फाइनल अकाउंट मेथड भी हो गया था। ये इलस्ट्रेशन 3 है, इसको मैं तीनों मेथड से आपको सॉल्व करके दिखा देता हूँ इफ यू वांट। बताइए जरा, सॉल्व कर लेते हैं। इससे सारे मेथड तीनों आप देखोगे आंसर सेम आएगा, रिवाइज हो जाएंगे। चलिए, एक ही क्वेश्चन आई थिंक इसका तो। उसके बाद इनवॉइस प्राइस स्टॉक एंड डेटर मेथड, ये क्या है? तीनों मेथड से पहले दे दिया और बाद में स्टॉक एंड डेटर मेथड दे दिया। ये क्या सीन है? स्टॉक एंड डेटर मेथड बाद में है। उसको तो रहने दो फिर करने के लिए, ये वाला कर लेते हैं। ये वाला कर लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन तो सिमिलर ही होगा। चलिए एक बार मैं डिस्कस कर लेता हूँ जल्दी जल्दी। करते ही नहीं है क्वेश्चन, मैं फोर्स करा दूंगा। द बॉम्बे ट्रेडर्स इनवॉइस गुड्स टू इट्स दिल्ली ब्रांच एट ए कॉस्ट। यानी कि यहाँ इनवॉइसिंग नहीं हो रही है, कॉस्ट पर ही ट्रांसफर कर रहे हैं। हेड ऑफिस पेड ऑल द ब्रांच एक्सपेंसेस फ्रॉम इट्स बैंक अकाउंट एक्सेप्ट पैटी कैश एक्सपेंसेस विच वर मेट बाय द ब्रांच। पैटी कैश के खर्चे ब्रांच पे करेगी। ऑल कैश कलेक्टेड बाय ब्रांच वाज बैंक्ड ऑन द सेम डे टू द क्रेडिट ऑफ हेड ऑफिस। जितने भी पैसे आते हैं, यानी कि यहाँ पे रेमिटेंस देने की जरूरत नहीं है। जितनी भी सेल होगी या ऑल कैश कलेक्टेड बाय द ब्रांच, चाहे जितनी भी कैश सेल हो चाहे रिसीव फ्रॉम डेटर्स हो, दोनों में से कुछ भी हो, वो सारे के सारे पैसे रेमिटेंस के रूप में ही हेड ऑफिस को जा रहे हैं। ठीक है, सेम डे आप हेड ऑफिस के पास जमा करा देते हैं। द फॉलोइंग इज द समरी ऑफ द ट्रांजैक्शन एंटर्ड इन एट ए ब्रांच ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2011। ये ट्रांजैक्शंस हैं। ओपनिंग बैलेंस गिवन है स्टॉक का, डेटर का, पेटी कैश का, गुड्स एंड फ्रॉम हेड ऑफिस, मतलब गुड रिसीव फ्रॉम हेड ऑफिस आ गया, गुड्स रिटर्न टू हेड ऑफिस आ गया, कैश सेल, क्रेडिट सेल, अलाउंसेस टू कस्टमर, डिस्काउंट टू कस्टमर, बैड डेट्स, goods returned by customer, salary and wages, rent and taxes, sundry expenses, cash received from sundry debtor, balance closing given है। प्रिपेयर ब्रांच अकाउंट, तो पहले उन्होंने डेटर मेथड में बोला है। आइए ब्रांच अकाउंट बना लेते हैं जल्दी से। देखिए, आपको पता होना चाहिए कि आपको क्या चाहिए, उसको ही ढूंढना है। आपने सारे क्वेश्चन को पढ़ते रहते हैं और फिर होता है नहीं है। एक बार पूरा क्वेश्चन डिटेल में पढ़ लो। कुछ ऐसी ट्रांजेक्शन लगेगी जो अजीब है, उसको हाईलाइट कर लो, बाकी तो नॉर्मल ट्रांजेक्शन है। ओके, ये आपका डेटर मेथड है। ब्रांच अकाउंट, सबसे पहले बैलेंस ब्रॉट डाउन। किस किस के बैलेंस है बताओ जरा। स्टॉक का बैलेंस है, कितना स्टॉक का? हाँ जी, 7,000। और पेटी कैश का भी है, और 12,000। और बस ओपनिंग है तो क्लोजिंग भी कर लेते हैं। बाय बैलेंस कैरी डाउन। स्टॉक होगा एक तो, उसके बाद पेटी कैश, डेटर्स, ओके। तीनों के ओपनिंग, तीन ओपनिंग थे, तीन क्लोजिंग थे, मिसिंग कुछ नहीं है। कैसे पता चलता है मिसिंग है? कोई बैलेंस अगर ओपनिंग दिया और क्लोजिंग ना दिया हो, या कोई बैलेंस क्लोजिंग दिया ओपनिंग ना दिया हो, तो इसका मतलब वो बैलेंस मिस है। ठीक है। टू गुड्स सेंट टू ब्रांच, नेट कर लो, नेट रिटर्न भी है ना।
है ना, नेट कर लो। भेजे कितने हैं 26,000, वापस कितने आए 1,000, 25,000। उसके बाद एक्सपेंसेस पे करने के लिए उसने बोला है कि सारे एक्सपेंसेस कौन पे कर रहा है, चेक करो जरा कौन पे कर रहा है, हेड ऑफिस। हेड ऑफिस सारे खर्चे पे करने के लिए कैश अप्लाई कर रहा है। देखो लिखा हुआ है ऐसा, लिखा हुआ है ना, ये यहाँ लिखा हुआ है हेड ऑफिस पेड ऑल द ब्रांच एक्सपेंसेस फ्रॉम इट्स बैंक अकाउंट एक्सेप्ट पेटी कैश एक्सपेंसेस व्हिच वर मेट बाय द ब्रांच। जो ब्रांच पे करता है, तो बाकी सारे के सारे खर्चे हेड ऑफिस पे कर रहा है। तो आप देखिए कौन कौन से पे कर रहा है, तो एक मिनट, सैलरी, सैलरी, रेंट रेट, सन्ड्री एक्सपेंसेस, कैश रिसीव फ्रॉम, बस यही तीन खर्चे हैं जो कैश में पे हो रहे हैं, सैलरी, वेजेस, रेंट एंड रेट, सन्ड्री एक्सपेंसेस, बस। ठीक है ना, तीन खर्चे हैं ये। तो कैश, तो इसका मतलब हेड ऑफिस ब्रांच को कैश सप्लाई करते हैं इन खर्चों को पे करने के लिए। क्या क्या अमाउंट है बताना जरा जोड़ के, 60 प्लस, हाँ जी 1200, 800, 8200। ठीक, और बाय वाली साइड कैश रिसीव्ड बाय कैश, कैश फ्रॉम ब्रांच, जितने भी कैश सेल हुई है या कैश रिसीव फ्रॉम डेटर, दोनों आएंगे यहाँ पर। वही अमाउंट रिमिटेड भी है, क्योंकि उन्होंने बोला है कि जो भी अमाउंट हेड ऑफिस के पास ब्रांच के पास आएगी वो सेम डे बैंक में हेड ऑफिस को ट्रांसफर कर देंगे। तो बताइए कितनी कितनी अमाउंट है, कैश सेल की कितनी है 17,500 प्लस 28,000, जोड़ के बताइए 46,000। इसके अलावा बस सब मैच हो रहे होंगे भाई, आपको इसलिए नहीं मैच हो रहे, क्यों नहीं मैच हो रहे होंगे, वो सेल गिवन है तो मैच होंगे ना, मैं देख लेता हूँ। इसके अलावा एक मिनट, और कोई ट्रांजैक्शन, देखो ये तीनों पोस्ट हो गए, ये पोस्ट हो गया, गुड्स भी हो गया, ये भी हो गया, कैश सेल कंसीडर होगी। अलाउंस टू कस्टमर तो हमें रिकॉर्ड करना ही नहीं होता, डिस्काउंट, डिस्काउंट टू कस्टमर भी रिकॉर्ड नहीं करना, बैड डेट्स भी रिकॉर्ड नहीं करना, गुड्स रिटर्न बाय कस्टमर, गुड्स रिटर्न बाय कस्टमर भी रिकॉर्ड नहीं करना, क्योंकि हेड ऑफिस को थोड़ा रिटर्न हुए, ब्रांच को होंगे होंगे उसके स्टॉक में आ गया होगा। ठीक है, सैलरी वेजेस रिकॉर्ड कर लिया, रेंट रेट रिकॉर्ड कर लिया, सन्ड्री एक्सपेंसेस रिकॉर्ड कर लिए, डेटर से रिकॉर्ड कर लिए, बैलेंस कैरी डाउन कर लिया। चलिए अब इसका प्रॉफिट निकाल लेते हैं। टू ब्रांच प्रॉफिट कितना आएगा, 9400। ठीक है जी, इतना ही है, चेक कर लो। नेक्स्ट, दूसरे ऑप्शन में उन्होंने क्या बोला है, कौन कौन से लेजर बनाने हैं। सेकंड मेथड में ब्रांच स्टॉक, ब्रांच डेटर्स, ब्रांच एक्सपेंसेस, और बताइए। ये स्टॉक मेथड के अंदर ही बनेंगे, तो आपको स्टॉक मेथड के अंदर ही बनाना पड़ेगा। वैसे इसमें प्रॉब्लम सबसे बड़ी आएगी, प्रॉफिट कहाँ, स्टॉक अकाउंट बनाने में सबसे बड़ी प्रॉब्लम आएगी। क्यों आएगी देखना जरा, बैलेंस ब्रॉट डाउन है 7,000, डेटर का बैलेंस पता है, बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना 12,000,
ब्रांच एक्सपेंसेस का कोई बैलेंस नहीं होता और P&L है। सबसे पहले आप बताइए जरा, शिफ्ट फ्रॉम हेड ऑफिस टू ब्रांच स्टॉक टू गुड्स एंड टू ब्रांच, नेट करके बता दो। 25,000, ठीक। उसके बाद कैश सेल बाय 17,000। एक चीज आप नोट करो, स्टॉक अकाउंट में प्रॉफिट आएगा, क्यों आएगा? क्योंकि इसकी कॉस्ट नहीं पता हमें। इधर डेबिट साइड पे आप कॉस्ट रिकॉर्ड कर रहे हो और क्रेडिट साइड में आप सेल प्राइस पे रिकॉर्ड कर रहे हो, तो डिफरेंस आएगा ही आएगा। यहाँ तो इसकी कॉस्ट पता हो, हमें कॉस्ट ही नहीं पता इसकी, ठीक है। कल मैंने आपको बताया था ना, मैच होना चाहिए। तो यहाँ जो स्टॉक अकाउंट में डिफरेंस आएगा उसको वो प्रॉफिट ट्रीट करेंगे, वो P&L में लेके जाएंगे, और कोई ऑप्शन नहीं है। अगर तो इनवॉइस प्राइस पता होता फिर तो हम इनवॉइस प्राइस पे सेल ट्रीट कर लेते और प्रॉफिट को एडजस्टमेंट में रिकॉर्ड कर लेते। यहाँ पर यह समस्या है कि आपको स्टॉक अकाउंट में सेल डालनी पड़ेगी, डलनी चाहिए थी कॉस्ट पर, तभी मैच करेगा, क्योंकि आप डेबिट साइड में कॉस्ट रिकॉर्ड कर रहे हो, क्रेडिट साइड में भी कॉस्ट रिकॉर्ड होनी चाहिए। अब क्रेडिट साइड में आप सेल प्राइस रिकॉर्ड कर रहे हो, क्योंकि और कोई ऑप्शन नहीं है। क्या आपको आप बता सकते हो कॉस्ट ऑफ सेल कितनी है? नहीं पता। हमें पता ही नहीं कि कितनी कॉस्ट के गुड्स बेचे हैं हमने, हमें मालूम ही नहीं है। जब तक मालूम नहीं है तो स्टॉक में आप जो है उसी को दिखाओगे। तो यहाँ पर जो आपका ब्रांच स्टॉक अकाउंट है उसमें डिफरेंस आएगा, उस डिफरेंस को पता क्या बोलेंगे? एक्सेस ऑफ सेल प्राइस ओवर कॉस्ट। नहीं समझे? डिफरेंस क्यों आ रहा है? क्रेडिट साइड बड़ी हो जाएगी ना, क्योंकि आप सेल रिकॉर्ड कर रहे हो, सेल प्राइस पे रिकॉर्ड कर रहे हो, और डेबिट साइड में क्या है? कॉस्ट है। तो सेल प्राइस बड़ी होगी कॉस्ट से, तो मिसमैच होगा, तो आपका ब्रांच स्टॉक की क्रेडिट साइड बड़ी होगी, उसे बोलेंगे एक्सेस ऑफ सेल ओवर कॉस्ट। तो वो डिफरेंस है जो ब्रांच P&L में ले जाएंगे। क्लियर? क्योंकि यहाँ इनवॉइसिंग नहीं हो रही है और ना ही इसकी कॉस्ट पता है, तो क्या सेल होगी? उसके बाद क्रेडिट सेल बाय बाय डेटर्स, ब्रांच डेटर्स, सेल 20,400 टू ब्रांच स्टॉक 28,400। एक रिटर्न भी किया कस्टमर ने, तो वो डेटर का ही माइनस होएगा टू ब्रांच डेटर, कितना? 500 बाय ब्रांच स्टॉक अकाउंट 500। ठीक है जी। ये भी हम लोगों ने सेल पे दिखा दिया और ये भी सेल पे दिखा रखे। नॉर्मल स्टॉक एंड डेटर में ये सही नहीं है, लेकिन हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है। क्वेश्चन जैसे इंफॉर्मेशन उसके हिसाब से कर लो। अब उसके बाद नेक्स्ट देखिए, बैड डेट्स हुए होंगे। बैड डेट्स कितने? बैड डेट को ब्रांच एक्सपेंसेस में ट्रीट करेंगे बाय डिस्काउंट, ब्रांच एक्सपेंसेस में जाएगा ये भी। उसके बाद बाय अलाउंस हो तो गया डिस्काउंट, बाय अलाउंस। हाँ जी बताइए। बाय ब्रांच कैश 20,500 बाय बैलेंस कैरी डाउन। चेक करो मैच कर रहा है, 90 मैच कर तो गया भाई, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, ये एक्सपेंसेस की बात करते हैं। ब्रांच एक्सपेंसेस में टू बैड डेट्स आगे, तो सिर्फ ब्रांच एक्सपेंसेस में डालेंगे, ठीक। ब्रांच एक्सपेंस में बैड डेट्स कितने हैं? डिस्काउंट कितना है? 1400। और अलाउंस कितने हैं? 200। सैलरी इकट्ठे ही बताओ, सैलरी, वेजेस एंड और क्या? रेंट, सन्ड्री एक्सपेंसेस,
80 to 100, ठीक है। या और बाय ब्रांच प्रॉफिट एंड लॉस, और पैटी एक्सपेंसेस भी है, चेक करो। पैटी एक्सपेंसेस 100 के हैं, 200 का ओपनिंग बैलेंस था, क्लोजिंग 100 का है, तो पैटी एक्सपेंसेस भी हैं कितना 100 बाय ब्रांच प्रॉफिट एंड लॉस 10,500, ब्रांच एक्सपेंसेस 10,500। उसके बाद बस और तो कुछ नहीं है, चेक कर लो कोई और चीज। अब वो तो क्लोज करना है, अब स्टॉक बैलेंस करते हैं, स्टॉक बाय बैलेंस कैरी डाउन 13, क्रेडिट साइड डेबिट साइड से बड़ी होगी, है ना। ब्रांच प्रॉफिट एंड लॉस कितना, ये 13,400 की जगह बाय ब्रांच स्टॉक ब्रांच प्रॉफिट कितना, सेम आ रहा है क्या फर्क है, ऊपर कितना था तो ठीक है सेम आ गया, ठीक। चले आगे, आप इसे, हाँ जी फिर आपका ब्रांच स्टॉक अकाउंट मैच कर रहा है, नहीं मैच करेगा। दूसरी बात, अगर अगर जितने का मिल रहा है और उतने के बेच रहे हो और प्रॉफिट मार्जिन पता नहीं है आपको, तो आप प्रॉफिट रिकॉर्ड कैसे करोगे। फिर तो डेबिट साइड में भी उतना आएगा, क्रेडिट साइड में भी उतना आएगा। उसमें क्या होता है, हमें कॉस्ट पता होती है और इनवॉइस प्राइस पता होता है, तो डिफरेंस हम ब्रांच एडजस्टमेंट में प्रॉफिट रिकॉर्ड करते रहते हैं, तो यहाँ प्रॉफिट रिकॉर्ड हो ही नहीं पाएगा, ठीक है। समझ रहे हो ना, कि अगर आप ये मान के चल रहे हो कि दोनों साइडें सेम है, पहली बात तो ये देखिए, हमने ब्रांच स्टॉक अकाउंट में दोनों, ये डेबिट साइड में भी स्टॉक डाल दिया, क्रेडिट साइड में भी सेल डाली है, तो डिफरेंस आ रहा है, इसका मतलब कॉस्ट और सेल बराबर नहीं है, सेम प्राइस नहीं है, नहीं तो मैच कर जाता है ये स्टॉक अकाउंट। अगर जिस प्राइस पर मिल रहा है उसी प्राइस पर बेच रहे होते तो मैच कर जाता। पहली बात तो यहाँ पर है। दूसरी बात ये होती है कि अगर आपको ये अज्यूम कर लेंगे कि जिस प्राइस पर मिल रहा है उसी पे दे रहे हो, तो इनवॉइसिंग हो रही है, इसका मतलब इनवॉइसिंग का मार्जिन नहीं है आपके पास, उसे जब तक मार्जिन नहीं आएगा तो आप ब्रांच एडजस्टमेंट में प्रॉफिट कैसे रिकॉर्ड करोगे, प्रॉफिट तो रिकॉर्ड करना ही पड़ेगा ना आपको, इस वजह से। चलें आगे, यही दो मेथड बोले हैं उन्होंने, और क्या बोला है, फाइनल अकाउंट भी देख लेते हैं, चलिए। तो मतलब अगर आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे तो आपको पता चल जाता है कि आपने कैसे करना है। आपकी प्रॉब्लम क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करते हो इस वजह से है, ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, अभी कर लो, पेपर वाले दिन जरूरत ही नहीं पड़ती है। आप अभी प्रैक्टिस करते नहीं और पेपर वाले दिन पैनिक हो जाते हो। आप जब प्रैक्टिस करोगे ना तो ऑटोमेटिकली आपकी ट्रांजेक्शन सही होती हैं। जैसे अगर आप ज्यादा प्रैक्टिस हो, कोई भी आंखों देख बंद कर लो काम, तो आंखें बंद करके काम करोगे, सही होगा, बिकॉज वो प्रैक्टिस है, ठीक है। तो वही चीज है, अगर मान लीजिए हमें कोई टॉपिक नहीं भी आता तब भी हम करा देंगे, उसमें गलतियां नहीं होंगी, फंडामेंटल गलतियां नहीं होंगी, बेसिक्स मिस्टेक्स नहीं होंगी। आपके केस में तो बेसिक मिस्टेक्स हो जाती हैं, कॉमन सेंस वाली मिस्टेक हो जाती हैं। जब आप प्रैक्टिस करते हो ना, कॉमन सेंस वाली मिस्टेक्स खत्म हो जाती हैं। फिर क्या रहेगा, एक स्पेसिफिक पॉइंट अगर याद है तो ठीक है, नहीं तो स्पेसिफिक ट्रीटमेंट होता है कई आइटम्स का, अगर तो वो आता है ठीक है, नहीं तो गलत कर दोगे। लेकिन आपकी कभी भी बेसिक्स गलतियां नहीं होंगी, जो एक बीइंग ए कॉमर्स स्टूडेंट आपको आना चाहिए। कॉमन सेंस वाली गलतियां नहीं होती, अकाउंट तो कॉमन सेंस है। हर चैप्टर में क्या होता है, एक दो पॉइंट्स होते हैं जो दूसरे टॉपिक चैप्टरों से डिफरेंट होते हैं,
बस वो पॉइंट्स याद करने की जरूरत होती है कि अगर ये वाला केस है तो ट्रीटमेंट कैसे करना है। आप क्या करते हो, आपके लिए चैप्टर ही नया बन जाता है। क्यों? क्योंकि 90% तो पुराने चैप्टर जैसे ही कॉमन होता है वो। अब आप देखोगे इधर तो हम बेसिकली डबल एंट्री पोस्ट कर रहे हैं। मैं किसी को चीज दे रहा हूं, उसको डेबिट कर रहा हूं, जो दे रहा हूं उसको क्रेडिट कर रहा हूं। सिंपल रूल है, यही रूल होता है ना जर्नल एंट्रीज का, कि जो जिसको दोगे उसको डेबिट करोगे और जो दे रहे हैं उसको क्रेडिट कर लोगे। अगर मैंने गुड सेंड किए हैं आपको तो मेरी खाते में गुड सेंड ऑलरेडी रिकॉर्ड हो रखा है, क्योंकि परचेज से मैंने गुड सेंड पे गुड्स डाल रखे हैं, उसको क्रेडिट करूंगा। जा कहाँ रहा है? ब्रांच के स्टॉक में जा रहा है। अगर मैं ब्रांच के कैश को दे रहा हूँ, ब्रांच को कैश दे रहा हूँ, तो मेरा कैश कम हो रहा है, ब्रांच का कैश बढ़ रहा है। अगर मैं सैलरीज पे कर रहा हूँ तो एक्सपेंस है, ब्रांच सैलरी डेबिट हो रही है, तो ऑटोमेटिकली ब्रांच का कैश ही कम हो रहा है। तो हम कर तो रहे डबल एंट्री है, लेकिन यहाँ पर क्या है कि एक इनवॉइसिंग का सिस्टम होता है, वो समझ लेना है आपको। बाकी चीजें तो सेम है, हम लोग बेसिक कॉमन सेंस की वजह से गलतियां करते हैं। अकाउंटिंग तो है ही कॉमन सेंस। जब मैंने पेपर तैयार किए थे ना, ये दिस इज द सब्जेक्ट जो मैंने सबसे कम पढ़ा था। मतलब मेरा फोकस लॉ वगैरह पे होता था, लॉ पे कर लो, टैक्स पे कर लो, ऑडिट पे कर लो, उन पे फोकस होता था, या थोड़ा बहुत कॉस्टिंग पे फोकस था, एफएम पे। अकाउंटिंग में दोनों ना एडवांस अकाउंटिंग कभी ढंग से पढ़ा था, और ना मैंने, और आप यकीन मान लेना मैंने कभी, जो पार्टनरशिप थी पहले आईपीसीसी में पार्टनरशिप होती थी, तो मैंने सिर्फ +2 की पार्टनरशिप पढ़ी हुई थी, मैंने आईपीसीसी लेवल पर पार्टनरशिप पढ़ी नहीं थी। मुझे पता भी नहीं था क्या था वो, तो जब पढ़ाने लगे तब आइडिया लग गया भी ये चीज है, और उसमें डिफरेंस था। लेकिन मैंने वहां पार्टनरशिप का क्वेश्चन सॉल्व कर दिया था कॉमन सेंस बेस्ड, कि ये ऐसे होता होगा, ऐसे ही तो होता है सॉल्व, और कैसे होता है। एज ए टीचर हम लोग भी तो ऐसे ही करते हैं। आप मेरे से डाउट पूछोगे, मैं कॉमन सेंस से आंसर करूंगा, मैंने कौन सा लॉ पढ़ा हुआ है, मतलब हो सकता है कि मुझे उसका लॉ ना पता हो, लेकिन मैं कॉमन सेंस से आंसर कर दूंगा और 99% सही होगा। आपको वो कॉमन सेंस डेवलप करनी, और वो कैसे होती है, जब आप पेपर का पैनिक साइड निकाल के और सिर्फ अपने आप को ग्रो करने के लिए पढ़ते हो, तब पैनिक निकल जाता है। इनकम टैक्स का पेपर मुझे याद है, मैं भूल गया, आपको उस दिन बोल रहा था, 2 बार पढ़ी थी किताब से और हो गया था। कॉमन सेंस होता है, कॉमन सेंस बेस्ड। हमारे केस में तो ऑडिट के पेपर में भी केस स्टडीज होती थी, सारा लॉ का पेपर भी केस स्टडी बेस्ड था, टोटली केस स्टडी था। ऑडिट का नहीं याद मुझे, लॉ का याद है। केस स्टडीज था, केस स्टडीज में सही बात पता क्या होती है, आपकी कॉमन सेंस लगती है। तो शायद अगर लॉ आज की तरह आता तो शायद पास पूछना होता है। कॉमन सेंस लॉ की एप्लीकेशन थी, लॉ की प्रोविजन अगर आपको नहीं भी पता तो आप एक नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में प्रोविजन कैसी होनी चाहिए उसके हिसाब से आंसर कर देते थे। आंसर की प्रेजेंटेशन करने का तरीका पता था। पेपर से कभी डर नहीं हुआ, फेल हो गए तो हो गए। जब भी पेपर दिया, ये पैनिक क्रिएट नहीं किया अपने ऊपर कि हाँ पेपर देने जा रहे हैं। घर वालों को तो कई बार पता भी नहीं होता था किसने भरे हुए हैं, मैं बताता ही नहीं था, शेयर ही नहीं करता था। आप लोग दोस्तों में भी अपने आपको शेयर करते रहते हो, फैमिली में बताते रहते हो, रिश्तेदारों को बताते रहते हो। वो क्या कर रहा है बेसिकली, वो पैनिक क्रिएट कर रहा है। आपका रिजल्ट में इंटरेस्ट आपका हो ना हो, आपके रिश्तेदारों का जरूर होता है, पूछते रहते हैं। जब आप बताओगे ही नहीं कि सीए कर रही है, सीए के पेपर भरे हैं, तो भाई क्यों प्रेशर लेना। और हर बंदा सेम नहीं होता, कुछ बच्चे होते हैं जो एक अटेम्प्ट में निकल जाते हैं, कुछ को 2 लगने होते हैं, किसी को 3 लगने होते हैं, ये नॉर्मल है। और जो एंड होता है ना, एंड पे मैटर वो करता है कि एंड पे बंदे ने क्या अचीव किया ड्यूरिंग द लाइफ। बहुत सारे ऐसे बच्चे जो 3-3 अटेम्प्ट 4-4 अटेम्प्ट जाते हैं और लाइफ में बहुत तगड़े सेटल्ड होते हैं, शायद उनके बेसिक्स इतने स्ट्रांग हो जाते हैं। अब देखो आप पढ़ रहे हो दोबारा, शायद पेपर निकला हुआ होता तो आप ये चीजें दोबारा ना पढ़ रहे होते। दोबारा पढ़ने का मतलब सिंपल ये होता है कि चीजें स्ट्रांग हो रही हैं। आप अगर आप उसको ऐसे ले लो तो ज्यादा बेटर फील करोगे। मैं ये मानता हूं कि अगर मैं फेल होता हूं तो उसमें मेरी वीकनेस है और मुझे इंप्रूवमेंट करने का मौका मिला। और अगर शायद फेल ना हुआ होता तो जैसे तैसे पास हो जाता, बहुत सारी कमियां रह जाती सब्जेक्ट वाइज, जो आगे जाके एक्सपोज हो जाती, फाइनल में लटक जाता। तो उसको प्लग करो। वो आप क्या कर रहे हो फिर, वो पैनिक, वही वही 4 क्वेश्चन, वही खुद फिर नहीं कर रहे। अल्टीमेटली तो खुद ट्राई करोगे तो होगा ना, जब तक नहीं करोगे तब तक कुछ नहीं होने वाला। हमारे लिए कोचिंग बर्डन नहीं है, बिकॉज हम कॉमन सेंस से पढ़ाते हैं।
कभी सोच के नहीं आए, वहां से उतरते हैं यहाँ तक भाई टॉपिक याद करना है कौन सा कराया था कल, बस आगे कंटिन्यू कर देंगे। अब याद थोड़ा ना करेंगे, और कभी भी नहीं करके आए, क्योंकि वो तो पैनिक है। फिर सुबह उठते ही आपको पैनिक हो जाए कि सुबह क्लास लगानी है जाके, सुबह देखा नहीं मैंने क्या पढ़ाना है, तो डर के 4 दिन नहीं पढ़ा पाओगे। आप लगातार क्लासेस तभी लगा पाते हो जब आपके अंदर डर नहीं है सब्जेक्ट का। तो वो चीज आपको पेपर में भी करनी पड़ती है। चलिए, पेपर में भी आप इस तरीके से मत जाया करो कि फेल है या पास है, आप देखो कि आप अपने आप को जज करो, अगर कमी रह गई है तो दोबारा दे देना। जिंदगी और मौत का सवाल थोड़ी ना है। आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो डिजर्व करते हैं कि निकल जाना चाहिए था, लेकिन नहीं निकला, उसको बैड लक कह देते हो। बैड लक नहीं, कहीं ना कहीं कमी रही होगी, कहीं ना कहीं मिस्टेक होगी कि, और कईयों का आप समझो कि तुक्का चल गया, 2-4 नंबर फालतू आ गए, वो पूरे पूरे मिलके मैच हो गया। अब जिसके 200 नंबर आए और जिसके 99 आए, 199, तो दोनों में डिफरेंस थोड़ी ना है। लेकिन एक पास माना गया और दूसरा फेल हो गया, और मैं तो कहता हूँ जो फेल हो गया वो ज्यादा बेटर है। रीजन क्या कि उसने, उसका लेवल तो पास होने वाला ही था, लेकिन उसको एक एक्स्ट्रा 6 महीने मिल गए उन चीजों को और बेटर रिवाइज करने के। मेरी सोच तो यही है कि पास तब हो जब बैंड बाजे से पास हो, पॉइंट टू पॉइंट पास होने से बेटर फेल हो जाओ। या तो एग्जाम्पशन आए या नंबर ऐसे आए कि देख के प्राउड फील हो कि अच्छा कुछ किया है हमने, कुछ आता है हमें। 200 नंबर में पास भी हो गया, आता तो है नहीं, किसी ने पूछ लिया पता लगना नहीं, उस 200 का पास होना भी कोई मैटर नहीं करता। मान, समझ रहे हो ना? मैंने जब सीए इंटर का एग्जाम दिया मैं 25 ईयर्स का था, 25 साल का। बीकॉम भी कर ली थी, एमकॉम भी कर ली थी, एमए इकोनॉमिक्स भी कर ली थी। उसके बाद सोचा कि अब क्या करें, बीएड भी कर ली थी। उसके बाद सोचा अब क्या करें, चलो सीए कर लेते हैं। तो और उस उम्र में 25 साल के बंदे के ऊपर प्रेशर काम का होता है, बेटा नौकरी कर जाके। उधर से मैंने सीए शुरू की, उधर से मेरे को गवर्नमेंट जॉब मिल गई, पैरेलल चला ली चीजें। और शायद गवर्नमेंट जॉब की वजह से प्रेशर नहीं था, कभी भी नहीं था। घर वालों को बताता ही नहीं था कि मैंने भरे हुए पेपर। सीपीडी गवर्नमेंट जॉब से पहले क्लियर कर ली थी, और इंटर का पेपर जॉब में दिया था मैंने। और जब मेरे आईपीसीसी क्लियर हुई तो मैंने जॉब छोड़ के ट्रेनिंग कर ली, जॉब ही छोड़ दी। पैनिक तो मेरे ऊपर भी हो सकता है ना, 25 साल का इंसान, 26 साल का इंसान, घर वालों का प्रेशर क्या होता है, शादी करनी है इसकी शादी कर दो। और दूसरा प्रेशर क्या होता है, कमा के लाओ। और तीसरा प्रेशर करना, नौकरी छोड़ चुका था। जब मैंने नौकरी छोड़ी, आई वॉज गेटिंग 45 और 50 के बीच में होगी सैलरी मेरी। अब 40-50 हजार कमा रहे हो, अचानक से 750 रुपये पर मंथ पे आ जाते हो स्टाइपेंड पे। तो आप देखो जिंदगी में उथल पुथल बड़ी होती है, आपको एक पर्टिकुलर लाइफस्टाइल जीने की आदत हो जाती है। ऑफिस भी कार पे जाता था, बाद में बाइक पे आ गया था मैं। तो 7.5 में कार का पेट्रोल नहीं ना, पेट्रोल गाड़ी थी मेरे पास, तो घर रख दी थी, 3 साल छेड़ी होनी थी। और उसी के बीच में इंस्टीट्यूट शुरू कर लिया था। मतलब आप, उसी बीच मेरे को गितेश सर का एडवाइस है, गितेश सर से बात हुई, कहते चलो इंस्टीट्यूट शुरू करते हैं। उनके मन में थॉट पहले था, तो मैं तो ना कभी बोलता ही नहीं हूँ, मैंने बोल दिया ओके चलो करते हैं। कहते आप ये वाले सब्जेक्ट पढ़ा दोगे, मैंने कहा पढ़ा देंगे। कुछ और बोलते मैं उसको भी हाँ बोल देता, कह देते लॉ पढ़ा दोगे, मैं वो भी कर देता, भी पढ़ा दूंगा। पढ़ के ही पढ़ाना था, सामने वाले से तो होशियार ही था। यही टीचर बनने के लिए चाहिए क्या, सामने वाले से बेटर, सबसे बेटर होने की जरूरत ही नहीं है, सामने वाले से बेटर हो जाओ बस आप टीचर हो। तो उसके लिए करना क्या है, उसके लिए आपको रात को बैठ के लॉ पढ़ना होता है, रात को बैठ के प्रोविजन पढ़ पुढ़ के आ जाते, सुबह पढ़ा देते। किसको पता है कि रात को ही पढ़ के आए हैं, किसी को नहीं ना पता कि चलो मेरे को उन्होंने जो ऑफर किए सब्जेक्ट वो मेरी पसंद के थे, तो सबसे पढ़ा रहे हैं। +2 कहते +1 मैं पढ़ा दूंगा, +2 आप पढ़ा दोगे अकाउंट, तो मैंने कहा पढ़ा देंगे। इकोनॉमिक्स पढ़ा दोगे, पढ़ा दोगे। जिस चीज का टीचर नहीं मिला पढ़ा दोगे, पढ़ा देंगे। तो पढ़ा दिया। बिजनेस का मिला नहीं कि सर कहते मैं पढ़ा देता हूँ, चलो आप पढ़ा दो। तो हम दोनों जाने, देखो ये दोनों जाने, हम दो जाने, +1 के सारे सब्जेक्ट, +2 के सारे सब्जेक्ट, ठीक है, एक्सेप्ट मैथ।
मैथ मैंडेटरी नहीं होता तो मैथ नहीं पढ़ाते थे हम लोग। उस समय सीपीटी होती थी, सीपीटी के सारे सब्जेक्ट हम दोनों जाने पढ़ाते थे, और सीए इंटर के हम सारे सब्जेक्ट दोनों जाने पढ़ाते थे। पहले सर ने आई थिंक लॉ भी पढ़ाई है एक बार, और फिर का टीचर हम लोगों ने ढूंढा, तो सारा कुछ ही हम पढ़ा रहे थे। इतने टीचर तो अब हुए हैं बाद में, इवन 2014 में हम यहाँ पे शिफ्ट हुए तब भी हम दोनों ही पढ़ा रहे थे मैक्सिमम। एक लॉ का सब्जेक्ट अलग था, इंटर के आधे टीचर आधे सब्जेक्ट की सर पढ़ाते थे, आधे मैं पढ़ाता, और हमारे रिजल्ट कभी खराब नहीं हुए। शायद यहाँ पर हम लोग पहुंचे हैं तो हमारे रिजल्ट कभी वीक नहीं आए हैं। पटियाले में सबसे बेस्ट रिजल्ट रहे हैं। शुरू शुरू में E10 से कंपटीशन था, बाद में तो हमें E10 को पूछते ही नहीं थे हम लोग। शुरू शुरू में था, लोग जाते थे E10 जाना E10 जाना है, बाद में तो हमने खत्म कर दिया था पटियाला का E10 से। भीड़ होती थी वहाँ पर, तो भीड़ यहाँ शिफ्ट हो गई। कॉम्पिटिशन था, हम लोग, हमारे लिए तो था। अब आप समझो एक एस्टेब्लिश ब्रांड के सामने आप टक्कर ले रहे हो, तो आपको बेटर तो करना ही पड़ेगा ना भाई। अगर पैनिक से कर रहे होते थोड़ा ना होता, और अगर कॉमन सेंस से पढ़ाते ना तो पढ़ाई ना होती, पढ़ा ही ना सकते इतनी देर। जिंदगी में और भी बीच में भूचाल आए हैं, उसको भी फेस किया। मेरी जिंदगी में भी बदले, जिंदगी बदली है, और कितने सर की भी बदली है, सबकी बदली है। लेकिन अगर आप कॉमन सेंस से करोगे ना, तो आप घर में जाके लड़के, घर में लड़ाई हो रही होती, चलो घर में मम्मी पापा से, हस्बैंड वाइफ की लड़ाई हो रही है, लेकिन यहाँ आके आप शांति से पढ़ा सकते हो, क्योंकि आप कॉमन सेंस से पढ़ा रहे हो। कुछ याद करके रिकॉल करके नहीं पढ़ाना। आप जितनी मर्जी लड़ाई कर लो, यहाँ आके कॉमन सेंस काम करती है। पेपर में भी वही प्रेशर है, प्रेशर सिर्फ उसी के ऊपर है जो क्रैमिंग करके आया है। जिसने कॉमन सेंस से पढ़ाई करनी है उसके ऊपर प्रेशर ही नहीं है, उसने तो वही दिमाग से सॉल्व कर देना। यहाँ क्या आएगा, ओपनिंग स्टॉक, फाइनल अकाउंट मेथड आपको पता होना चाहिए। ओपनिंग स्टॉक में सबसे पहले बाय क्लोजिंग स्टॉक कितना, टू गुड्स रिसीव्ड कितना, नेट करके बता दो। 25,000 बाय सेल कैश क्रेडिट कितना, 17,500 एंड 28,400, 45 टू जीपी। तो नेट कर देना था ना, चलो बाय सेल रिटर्न, ठीक। तो जीपी बताइए कितना, 20, क्या हो गया आपको, 19,900 बाय जीपी, 19,900 to bad debts 600 to discount 1,400 to allowances 200 to salary, rent, sundry expenses, to petty cash। petty cash कैसे आया, ओपनिंग बैलेंस 200 था, क्लोजिंग 100 रह गया, तो petty expense, तो नेट प्रॉफिट, ठीक है। तो नॉर्मली बन गया। अगर इनवॉइस प्राइस दी होती तब भी ऐसे ही करना था, ठीक है। चलते हैं आगे। तो तीनों से हमारा आंसर, जैसे कि मैंने बोला था, सेम आएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, ये वाला। अगर आपको क्लोजिंग स्टॉक नहीं दिया हुआ तो निकालना पड़ता है,
क्लोजिंग स्टॉक निकालने के लिए आपको स्टॉक अकाउंट बनाना पड़ेगा, या तो स्टेटमेंट बना लो या स्टॉक अकाउंट बनाओ। अब जब आप स्टॉक अकाउंट बनाओगे या तो उसे कॉस्ट पे बनाओ या इनवॉइस प्राइस पे बनाओ, ठीक है, सेम होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कुछ ट्रांजैक्शन आप कॉस्ट पे ले लोगे, कुछ को इनवॉइस प्राइस पे ले लोगे तो वो प्रॉफिट आने लग जाएगा उसमें, ठीक है। कई बार क्वेश्चन में क्लोजिंग स्टॉक मिसिंग होता है तो वो निकालना पड़ता है। इलस्ट्रेशन नंबर 4, हैरिसन ऑफ चेन्नई हैज ए ब्रांच एट न्यू दिल्ली। जिसका ये चैप्टर वीक है, साथ साथ जरूर पढ़ता जाए, प्रैक्टिस करता जाए, ठीक। टू विच गुड्स आर सेंट एट द रेट ऑफ 20% अबव कॉस्ट, 20% जोड़ के भेजे, मतलब इनवॉइसिंग हो रही है। द ब्रांच मेक बोथ कैश एंड क्रेडिट सेल। जितना डिटेल में क्वेश्चन पढ़ोगे उतना बेटर है। 2 बार पढ़ना 2 बार पढ़ लो, लेकिन एक ही बार में मतलब समझ के पढ़ो उसको, ऐसा नहीं कि आंसर करने लग जाओ और क्वेश्चन समझ नहीं आया हुआ। देखो चेन्नई है, उसकी ब्रांच है न्यू दिल्ली में, हेड ऑफिस चेन्नई में है। गुड्स भेजे जा रहे हैं 20% अबव कॉस्ट, कॉस्ट में 20% जोड़ के गुड्स भेजे जा रहे हैं। ब्रांच कैश और क्रेडिट सेल दोनों करती है, कैश सेल भी करती है और क्रेडिट सेल भी करती है। ब्रांच एक्सपेंसेस आर मेड पार्शली फ्रॉम हेड ऑफिस एंड पार्शली बाय ब्रांच, कुछ वो करते हैं कुछ हेड ऑफिस पे कर देता है। द स्टेटमेंट ऑफ एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय ब्रांच एवरी मंथ इज सेंड टू हेड ऑफिस फॉर रिकॉर्डिंग। ओके, ऑफ कोर्स हेड ऑफिस को अपने खर्चे तो पता ही होते हैं जो वो कर रहा है, ब्रांच के वो ले लेते हैं रेगुलर बेसिस के ऊपर। फॉलोइंग फर्दर डिटेल्स आर गिवन फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2011। कॉस्ट ऑफ गुड्स सेंड टू ब्रांच एट कॉस्ट, कॉस्ट पर इस पे 20% ऐड कर देंगे, इनवॉइस पे लेना है ना हमने। मेथड कौन सा बोला गया है? तो द नेसेसरी लेजर इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस, नेसेसरी लेजर बोला है, तो लेजर तो नेसेसरी लेजर तो एक ही स्टॉक एंड डेटर में ही बनेंगे, क्योंकि डेटर मेथड में तो एक ही लेजर बनेगा, एक ही अकाउंट बनेगा, और फाइनल अकाउंट में तो बनता ही नहीं है, ठीक है, वो तो मेमोरेंडम नेचर का होता है। तो स्टॉक एंड डेटर मेथड इनडायरेक्टली बोला गया। डिपेंडेंट ब्रांच कैसे पता चली, बुक्स कौन मेंटेन कर रहा है, इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस, यहाँ से पता चल गया कि ब्रांच जो है वो डिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट नहीं है। डिटरमिन द प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ ब्रांच फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च दिसंबर 2011। तो कौन कौन से लेजर बने हैं आइए देखते हैं, यहाँ शुरू कर लेते हैं इसको। बहुत इजी होते हैं क्वेश्चंस, बस आप प्रैक्टिस किया करो। देखो क्वेश्चन 4 है आपका, स्टॉक एंड डेटर मेथड है, तो आपको बात क्लियर है कि ब्रांच स्टॉक अकाउंट तो बनाएंगे, ठीक है। स्टॉक अकाउंट के अलावा ब्रांच डेटर्स अकाउंट, ब्रांच कैश नेसेसरी बोला है, तो जितने भी बन सकते हुए वो बनाने पड़ेंगे। इस नेसेसरी में ये प्रॉब्लम आती है, अगर एक एंट्री भी आएगी ना किसी लेजर की तो लेजर बनाना पड़ जाएगा, ठीक है। ब्रांच कैश अकाउंट, फिक्स एसेट तो होगा नहीं, ब्रांच एक्सपेंस अकाउंट, ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट, ब्रांच प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट। ये वाले लेजर बनाने पड़ेंगे आपको। अब आप ट्रांजैक्शन बनाते जाना, बताते जाना। बैलेंस ब्रॉड डाउन बताओ जरा कितना है स्टॉक का, कॉस्ट पर है ना, तो 36,000 हो गया, वैसे कितना है 25,000 है, तो कॉस्ट इनवॉइस प्राइस पे बनाना है हमेशा, ठीक है। तो यहाँ ओपनिंग स्टॉक रिजर्व डालते हैं ब्रांच एडजस्टमेंट में, कोर्स लोडिंग हम मानेंगे कि ये बिक जाएगा, और जब बिक जाएगा तो उस पर क्या आएगा प्रॉफिट, ब्रांच स्टॉक रिजर्व, सिर्फ स्टॉक रिजर्व लिख दो 5,000। अगली ट्रांजैक्शन बताओ कौन सी है, गुड्स एंड टू ब्रांच, तो एंट्री क्या होगी, ब्रांच अकाउंट डेबिट टू गुड्स एंड ब्रांच स्टॉक अकाउंट डेबिट टू गुड्स एंड टू ब्रांच, टू गुड्स एंड टू ब्रांच अकाउंट,
2,40,000, 2 लाख की कॉस्ट है, 20% जोड़ लो 240, ठीक है। और ये 1 मिनट यहां पर भी जाएगा बाय ब्रांच स्टॉक अकाउंट 2,40,000। अब 40,000 का प्रॉफिट टू ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट 40,000, और ब्रांच एडजस्टमेंट में बाय गुड्स सेंट टू ब्रांच अकाउंट इट्स अगेन 40,000। ठीक, नेक्स्ट एंट्री बताइए। क्लोजिंग बैलेंस किसका, स्टॉक का क्लोजिंग बैलेंस कितना है, 28,000 जो है वो किस पे है, इनवॉइस पे। इसमें 20/120 करो, स्टॉक रिजर्व बनेगा इसका टू 28,000 जो है वो इनवॉइस प्राइस है ना, उस पर 20% जुड़ा हुआ है, तो 20/120 करो 4,667। ठीक है, और बताइए नेक्स्ट एंट्री क्या है, गुड्स रिसीव्ड बाय, गुड्स सेंड टू ब्रांच दे तो दिया, गुड रिसीव अलग है, ट्रांजिट में होंगे, कितने भेजे हैं उन्होंने, 2,20,000, 220 रिसीव हुए हैं, तो यहाँ तो ठीक है, तो स्टॉक इन ट्रांजिट यहाँ दिखाएंगे बाय, स्टॉक इन ट्रांजिट दिखाओगे ना स्टॉक में, क्योंकि इसमें तो स्टॉक इन ट्रांजिट नहीं होगा, जो ये 28,000 है ये इसमें तो स्टॉक इन ट्रांजिट नहीं ना होगा। 1 मिनट, ये 240 जो 20 है गुड रिसीव है, इनवॉइस प्राइस पे दिया हुआ है, तो 20,000 का जो इसमें भी तो जोड़ोगे, ये सही करो फिर, 48,000 पे आएगा, हाँ जी 8,000 आएगा, स्टॉक इन ट्रांजिट के ऊपर भी तो लोडिंग हटाओगे, ठीक है। उसके बाद बताइए नेक्स्ट, आप सीरियल ऑर्डर में चलते जाइए, अगली एंट्री, हाँ जी बाय ब्रांच डेटर बताइए कितनी, 1,65,000, और नहीं कैश सेल इधर भी डाल देना डेटर में, टू ब्रांच स्टॉक अकाउंट 1,65,000, कैश सेल है, तो कैश सेल की एंट्री ब्रांच कैश अकाउंट डेबिट टू स्टॉक ब्रांच स्टॉक बाय 59,000 टू ब्रांच स्टॉक अकाउंट 59,000। हाँ वो डेटर का भी बता दो ओपनिंग बैलेंस कैरी डाउन, और क्लोजिंग डेटर का बताना बाय बैलेंस कैरी डाउन 26,000, और कैश का बाय बैलेंस, चलिए क्या बैलेंस ब्रॉट डाउन किसमें, अच्छा ओपनिंग, अच्छा हाँ रह गया, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, चलो ट्रांजेक्शन नेक्स्ट, कैश, तो एंट्री क्या होगी, कैश काउंट डेबिट टू ब्रांच कैश, हमारे पास आएगा ना कैश, ब्रांच कैश कम हो जाएगा बाय कैश, कितना 2,22,500। नेक्स्ट एक्सपेंसेस, ब्रांच एक्सपेंसेस टू कैश, एक्सपेंसेस पेड बाय हेड ऑफिस, ब्रांच एक्सपेंसेस डेबिट हो गए, और हमारे कैश में से कम हुआ है तो ब्रांच का कैश नहीं, हेड ऑफिस का कैश कम हुआ, ब्रांच एक्सपेंसेस टू कैश बताइए, और बताइए बैड डेट्स टू डेटर, फिर बैड डेट्स को ब्रांच एक्सपेंस में भी डालना है ना,
बैड डेट कितना 750, और बैड डेट को एक्सपेंस ट्रीट कर लेते हैं, या तो या सीधे ही बैड डेट को एक्सपेंस बना दो, या फिर बैड डेट अलग रिकॉर्ड करके ब्रांच एक्सपेंसेस में इकट्ठे कर दो खर्चे सारे। 2, हाँ जी, और बताइए नेक्स्ट। ट्रांजेक्शन पूरी होगी, इतनी सी है। चलिए क्लोज करते हैं, चेक करो ब्रांच स्टॉक अकाउंट मैच कर रहा है। स्टॉक अकाउंट मैच कर रहा है, चेक कर लो। 2000 डेबिट साइड बढ़ी है, क्रेडिट साइड नॉर्मल लॉस शीट कर लो। नॉर्मल लॉस है नहीं, इसका मतलब सेल प्राइस एक्सीड इनवॉइस प्राइस। अगर क्रेडिट साइड बड़ी होती है तो सेल प्राइस एक्सीड इनवॉइस प्राइस, तो ब्रांच एडजस्टमेंट को भेजेंगे। बताइए 2000 ब्रांच स्टॉक अकाउंट। चलो ये हो गया, मैच कर गया। उसके बाद ब्रांच डेटर मैच कर रहा है, नहीं मैच करेगा, कैश रिसीव आएगा यहाँ से बाय ब्रांच कैश 1,71,000। ब्रांच कैश में ब्रांच डेटर, कैश अकाउंट मैच नहीं कर रहा होगा। ये वो खर्चे हैं जो ब्रांच ने खुद एक्सपेंसेस पे किए होंगे, ठीक है। बाय एक्सपेंसेस 10,000। कैश अकाउंट ब्रांच का मैच नहीं कर रहा, बाकी सारी ट्रांजेक्शन है, ओपनिंग बैलेंस है, जो सेल किया वहां से है, जो डेटर से है वो भी गिवन है, जो हेड ऑफिस को रिमिट किया वो भी गिवन है, क्लोजिंग बैलेंस भी गिवन है। तो बचा क्या, वो खर्चे बचे जो हेड ऑफ ब्रांच ने अपने लिए किए, क्योंकि कुछ खर्चे आपको याद होगा क्वेश्चन में पार्शियल लिखा था कि ब्रांच के खर्चे पार्शियल ब्रांच करेगी, पार्शियल हेड ऑफिस करेगी। तो हेड ऑफिस के गिवन है, तो ये पता लग गया हमें कि ब्रांच ने खुद कितने किए होंगे। 2 ब्रांच कैश कितना 10,000, ठीक है। अब ये बाय ब्रांच प्रॉफिट एंड लॉस कितना 22,750, और 2 ब्रांच एक्सपेंसेस 22,750। 2 जीपी आ गया। 2 ब्रांच प्रॉफिट एंड लॉस 39,000 बाय ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट 39,000। 2 नेट प्रॉफिट, और गुड्स सेंट परचेज में से माइनस हो जाएगा। चेक कर लो, ठीक है जी। आंसर मैच करके देख लो। कॉन्ट्रा, हाँ हाँ हाँ, कैश रिसीव कर लिया होगा, फिर पे कर दिया होगा, वो एक ही बात है। कोई वो कैश रिसीव कर लिया करके फिर वो खर्चे पे कर दिए होंगे, तो इन्होंने सीधा ही ब्रांच के पे कर दिए, तो एक ही बात है, वो नेट एंट्री यही बनेगी। चलिए ये हमारा फोर्थ हो गया, नेक्स्ट चलते हैं। अब आप देखो, टेक फिगर्स फ्रॉम इलस्ट्रेशन 4 एंड प्रिपेयर ब्रांच अकाउंट। सिंपल है, देख लेते हैं यहीं से। देखो स्टॉक 30,000, स्टॉक के लिए स्टॉक रिजर्व, ठीक है, साथ ही साथ गुड्स है तो उसका स्टॉक रिजर्व भी है। डेटर का ओपनिंग, मिसिंग कुछ नहीं है क्वेश्चन में, हमें कुछ भी मिसिंग नहीं है, कुछ कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, एवरीथिंग इज गिवन। उसके बाद हमारे पास 240 के गुड्स आए, ये उसका लोडिंग हटा दी, ठीक, साथ ही साथ लोडिंग हटा दी। तो पहली ट्रांजैक्शन ये होगी, दूसरी ये होगी। उसके बाद ब्रांच के खर्चे पे किए 12,000, टोटल 12,000 पे कर दिए, एक्सपेंसेस पेड बाय हेड ऑफिस। तो क्या हो गया, ब्रांच डेबिट टू बैंक, और जो आप खुद खर्चा पे करोगे यहाँ आएगा नहीं,
मैंने बोला था ना, जो हेड ऑफिस से ब्रांच की तरफ जाएगा और ब्रांच कोई रिकॉर्ड होगा। तो एक तो बैलेंस ओपनिंग आएगा, एक गुड सेंड, और दूसरे जो हेड ऑफिस ने ब्रांच को कैश दिया होगा। हेड ऑफिस ने ब्रांच को कैश किस लिए दिया होगा? एक्सपेंस पे करने के लिए, तो 12,000 उसका आ गया। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप, आपके पास बाय वाली साइड में क्या आना चाहिए? बाय वाली साइड में आपके पास अगर कैश रिसीव हो रहा है या गुड्स वापस हो रहे हैं तो आएगा। ठीक है, तो कैश रिसीव हो रहा है, डेटर की कलेक्शन, इन्होंने वर्किंग नोट बना दिया, हमारा वहां से सेम ही है। ठीक है, डेटर की कलेक्शन के पैसे भेजे होंगे और कैश सेल भेजी होगी। उसके बाद गुड्स कोई रिटर्न आई नहीं। ठीक है, तो बैलेंस कैरी डाउन हो गया। बैलेंस कैरी डाउन में स्टॉक इन ट्रांजिट हो गया, और स्टॉक इसके ऊपर स्टॉक रिजर्व निकाल दिया, और ये डेटर का क्लोजिंग बैलेंस है, कैश का क्लोजिंग बैलेंस, ऑटोमेटिकली नेट प्रॉफिट सेम आ गया। ठीक है जी, सेम ही है ना, इतना ही है। फाइनल अकाउंट मेथड मैं आपको ऑलरेडी करा चुका हूँ। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन ऑफ जम्मू ब्रांच ऑफ वेस्ट न्यू दिल्ली फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च, फ्रॉम द फॉलोइंग गुड्स आर इनवॉइस टू ब्रांच एट कॉस्ट प्लस 20%। हमें कॉस्ट लेनी होती है फाइनल अकाउंट मेथड में, सेल रिकॉर्ड करनी होती है। कोई इनवॉइस मेमोरेंडम तो होता ही है, सेल गिवन है। स्टॉक आपके पास इनवॉइस प्राइस पे 2,20,000 है। अब 2,20 में 20% प्रॉफिट जुड़ा हुआ है, तो हटा दो उसको। 80 अपॉन, सॉरी 100 अपॉन 120, बताइए कितना आएगा? बताओ कितना आएगा? अरे बताओ कितना आएगा? 180। ठीक है, गुड्स रिसीव्ड कितने आए? गुड रिसीव्ड 11 लाख, इस पे भी इनवॉइसिंग है। अरे बताओ, करो। 91,666। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट ये होगी, सेल होगी 12 लाख की, सेल तो बाय वाली साइड। ठीक, उसके बाद एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय ब्रांच पीएल में आएगा। ठीक, उसके बाद 45,000 असर्टेन द प्रॉफिट अर्न बाय ब्रांच। ठीक है, ओके। क्लोजिंग स्टॉक पता है हमें, क्लोजिंग स्टॉक निकालना पड़ेगा। निकाल लोगे क्लोजिंग स्टॉक? देखो क्लोजिंग स्टॉक निकाल के बताता हूँ यहाँ पर। सबसे बड़ी गलती इस चैप्टर में क्लोजिंग स्टॉक कैलकुलेट करने में होती है। ठीक है, 5 मिनट दे रहा हूँ, 2 मिनट दे रहा हूँ, कैलकुलेट करो क्लोजिंग स्टॉक। देखना नहीं है, जैसे जो जानकारी है ना उसी को देख के, जो इतना इतना है बस, इसी को देख के क्लोजिंग स्टॉक निकाल दो। मैं गारंटी देता हूँ 50% बच्चे क्लोजिंग स्टॉक कल निकालेंगे। निकालिए क्लोजिंग स्टॉक जल्दी। देखना नहीं है, बिना देखे। योर विश।
कॉस्ट पे निकाल दो, कॉस्ट पे निकाल दो। सारे जने 3 लाख निकाल के दिखाए ना, मेरे को पता नहीं 3 है कितनी है, सारे जने निकाल के दिखाए। हैं? हो सकता है, जहाँ पुराना पिछले बैच का है। मेरे को अकाउंट ही, हाँ ठीक है, मैंने वो पुरानी है। हैं? इतना टाइम तो लगना नहीं चाहिए। देखो यहीं पर आपकी कॉमन सेंस मार खा गई ना, जिनकी नहीं आएगी। क्लोजिंग स्टॉक कॉस्ट पे निकाल रहा हूँ सारे। ओपनिंग स्टॉक की कॉस्ट कितनी है? आपने कितनी निकाली थी? 18। ठीक है। गुड्स रिसीव्ड 9 6। ठीक है, टोटल कितना हो गया? 11 लाख माइनस गुड्स सोल्ड। सेल आपने की है कॉस्ट प्लस 20%, सेल 12 लाख। 100/150 8 लाख। 3 लाख का क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, कितना टाइम लगा? कुछ 30 सेकंड लगे होंगे सॉल्व करने में। आपको मैंने 2 मिनट दिए। 3 लाख। ओके, जीपी निकलेगा कितना आया देखो, जीपी कितना आया, सॉरी जीपी। अच्छा ये सीधा ही प्रॉफिट बता दो कितना आया। 1 लाख। 3 लाख। 3,55,000। क्या बात कर रहे हो? सेल नहीं रिकॉर्ड किया आपने? ये भी रिकॉर्ड कर लिया, ये भी रिकॉर्ड कर लिया, ये भी रिकॉर्ड कर लिया। एक्सपेंस 45,000 भी माइनस कर दिए। 3 लाख। ये आपका आंसर आएगा प्रॉफिट का। ठीक है, इन्होंने जो निकाला हुआ है वो आई डोंट नो 195 कैसे निकाला है। ठीक है, इन्होंने गलत किया हुआ है, इसलिए मैंने सही किया है इसको। अरे हाँ ना, 100,000 तो कंसिडर नहीं किया उसने। ठीक है, ये गलत है। वैसे भी आपको किस पे निकालना चाहिए था? कॉस्ट पे निकालने चाहिए थे। इनवॉइस कॉस्ट कैसे होगी? ब्रांच के लिए कॉस्ट कॉस्ट ही होती है। हमारी रिकॉर्डिंग वैसे कर रहे हैं इनवॉइस प्राइस का, इनवॉइस प्राइस हटा के प्रॉफिट निकालते हैं। और वैसे भी आप इनवॉइसिंग भी कर लोगे ना, यहाँ पर स्टॉक रिजर्व एडजस्ट होता है। एक बार बताओ, अगर आप ध्यान दो, अगर आप इसको इनवॉइस प्राइस पे भी ट्रीट कर लेते हो ना, तो यहाँ स्टॉक होना चाहिए था। दिखाता हूँ कैसे। पहली बात तो हमने जो किया वो सही है, लेकिन इन्होंने क्या किया, सारे का सारा आप भूल गए हो। कल मैंने आपको ये बात बोली थी कि हमें कॉस्ट पे बनाना है। हाँ, दूसरी बात, अगर इन्होंने ऐसे भी किया ना, तो यहाँ पर आना चाहिए था बाय स्टॉक रिजर्व या टू स्टॉक रिजर्व, बाय ओपनिंग स्टॉक रिजर्व। रिजर्व यहाँ आना चाहिए था, और टू क्लोजिंग स्टॉक रिजर्व यहाँ आना चाहिए, तब जाके आपका सही प्रॉफिट आता। आप को देख के अपनी आप एक स्टेटमेंट बना रहे हो। हमें ब्रांच का प्रॉफिट फाइनल कैसे, उसका टोटल प्रॉफिट पता चलेगा। हमारी बुक से बन रहा है, उसकी बुक में थोड़ा ना बन रहा है। अगर वो इनवॉइस प्राइस पे बेच रहा है तो घाटा हो गया फिर तो। 100 की चीज लेगी, 100 की चीज ली, 100 में बेच दी, खर्चे भी तो किए हैं, फिर तो लॉस आएगा। मैं क्या बोल रहा हूँ, ये अगर ये इनवॉइस प्राइस पे भी ट्रीट कर रहा है ना, वो होती है इंडिपेंडेंट ब्रांचेस के केस में।
इंडिपेंडेंट ब्रांच अपनी बुक्स खुद मेंटेन करती है, उसे पता ही नहीं होता कॉस्ट, वो सारा कुछ इनवॉइस करते हैं, और जब उस प्रॉफिट को अपनी बुक्स में लेके आते हैं, स्टॉक रिजर्व हटाते हैं, फिर प्रॉफिट हमारा फाइनल। ये तो हम बना रहे हैं, इसमें दो झंझट क्यों करेंगे, समझ रहे हो ना। अगर तो आप अपनी बुक्स बना रहे हो, मैं अपनी बना रहा हूँ, तो आप माल बेच रहा हूँ वो इनवॉइस प्राइस पे, आपके लिए इनवॉइस प्राइस कॉस्ट बन गई, आप उसके हिसाब से प्रॉफिट निकाल दोगे अपना, और मुझे बोलोगे इतना प्रॉफिट आया, उस प्रॉफिट में से मैं स्टॉक रिजर्व को एडजस्ट करके फाइनल प्रॉफिट पता कर लूंगा, वो तब होता है। लेकिन यहाँ तो आप देखो ना, मेरी ही बुक्स है, मैं ही बना रहा हूँ ब्रांच के लिए, और मेमोरेंडम है, तो कॉस्ट पे बनना चाहिए। दूसरी बात, अगर आप यहाँ पर बना भी लेते हो ना, तो स्टॉक रिजर्व एडजस्ट होना चाहिए था। सपोज अंडरलाइज प्रॉफिट तो हटाया ही नहीं इन्होंने, कहाँ हटाया, देखो क्लोजिंग स्टॉक में यू हैव अंडरलाइज प्रॉफिट, ओपनिंग स्टॉक में यू हैव अंडरलाइज प्रॉफिट, जब तक आप उसको हटाओगे नहीं, आपके पास फाइनल प्रॉफिट नहीं आएगा। ब्रांच का प्रॉफिट तो वही होता है यार, जो कॉस्ट, क्या बात कर रहे हो, जो जिस चीज में मैं सप्लाई करूंगा, आप ना आंसर दे के अपनी स्टेटमेंटें बदलते हो। ब्रांच का प्रॉफिट, क्वेश्चन में ब्रांच प्रॉफिट निकाल दिया, फिर तो आप मेमोरेंडम उस पर इनवॉइस प्राइस भी निकाल दिया, अगर लोडिंग क्यों उठाते हो, हर क्वेश्चन में ब्रांच के प्रॉफिट ही पूछते हैं, हर क्वेश्चन में ब्रांच के प्रॉफिट पूछते हैं ना, डेटर मेथड और स्टॉक एंड डेटर मेथड, तो वहां क्यों आप लोडिंग हटाते फिरते हो, वहां भी ब्रांच का ही प्रॉफिट आ रहा होता है। मैं जस्ट बोल रहा हूँ, क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि ब्रांच, द प्रॉफिट अर्न बाय ब्रांच ड्यूरिंग द ईयर, ब्रांच ने कितना प्रॉफिट कमाया। हाँ तो ब्रांच ने कमाया, क्या बात कर रहे हो यार, ब्रांच का ही प्रॉफिट है, मैंने इन्वेस्टिंग की है, वो मेरी मर्जी। आप समझ ही नहीं रहे हो, ब्रांच का प्रॉफिट पीएनएल में इतना लेके जाऊंगा मैं। हाँ। हम्म। 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 और भाई ब्रांच के, हाँ 120 के 150 में बेचो, वो भाई मेरे हाथ जोड़े, मेरे जो बोल रहा हूँ वो सुन लिया करो। मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, डेटर मेथड में आ जाओ, वहां पर भी ब्रांच का प्रॉफिट लिखा होता है, तो वहां आप लोडिंग क्यों हटा रहे हो, ताकि रियल प्रॉफिट पता चले ब्रांच का। स्टॉक एंड रिजर्व में आप एडजस्टमेंट में क्यों डाल रहे हो, स्टॉक रिजर्व क्यों हटा रहे हो, ताकि रियल प्रॉफिट पता चले ब्रांच का। वो ब्रांच का प्रॉफिट ये थोड़ी ना है यार, ब्रांच नहीं, वो अगर आप इंडिपेंडेंट ब्रांच बना रहे हो ना, तो इंडिपेंडेंट ब्रांच की नजर में वो प्रॉफिट, मेरी नजर में कुछ और होगा प्रॉफिट, फर्क है ना, ब्रांच की नजर में वो प्रॉफिट होगा जो इंडिपेंडेंट ब्रांच कमाएगा, मेरी नजर में प्रॉफिट बदल जाएगा। हर क्वेश्चन में, हर क्वेश्चन में आप चेक कर लेना, हर क्वेश्चन में ब्रांच का प्रॉफिट ही मांगा होता है, और हम लोग उस प्रॉफिट को निकालते समय स्टॉक रिजर्व हटाते हैं। ब्रांच का प्रॉफिट वही है ना जो मैंने ब्रांच की वजह से कमाया। ऐसे तो मेरे घाटे, ऐसे तो ज्यादातर ब्रांचेस इनवॉइस प्राइस पे सेल करती हैं, फिर तो उनका प्रॉफिट आएगा ही नहीं कभी, लॉस होगा। 100 की चीज देके 100 की बेच रहा हूँ, और 40-50 हजार का खर्चा कर दिया, इसका मतलब ब्रांच लॉस कमा रही है, इसका मतलब मुझे ब्रांच को बंद कर देना चाहिए, ऐसा नहीं होता। ब्रांच का प्रॉफिट का मतलब फाइनल प्रॉफिट। ठीक है, चलिए इलस्ट्रेशन 7th है, 8th, 9th, ठीक है, ये 9 3 क्वेश्चन जो कि कल की क्लास में हम लोग करेंगे, फिर हमारा जो डिपेंडेंट ब्रांच है वो खत्म हो जाएगा। थैंक यू सो मच।